रही बात वहाँ पे रहने की, जो 80 दिन थे वो एक पेनफुल, जिसको कहते हैं कि हमें यही नहीं पता था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और जब वो डिटेंशन ख़त्म भी हुआ तो वैसे टाइम पे हुआ कि हमें टाइम मिला ही नहीं निकलने का। उसके बाद वार स्टार्ट हो गया। जैसे आपको पता, शाम तक हम लोग को रिलीज ऑर्डर आता है। नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं कि शिप को कैसे लेके जाना है, बिकॉज शिप के जो इक्विपमेंट थे वो सारे ख़राब कर दिए गए थे। हमारे पास जीपीएस नहीं था, चार्ट नहीं था, रेडार काम नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो शिप को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। बिना उनके अगर चला भी लो तो वो भी क्राइम है। बात वही है कि बिना ब्रेक के गाड़ी या फिर बिना हेडलाइट ऑन किए आप रात को गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हुई। फिर वार स्टार्ट हो गया। वार में तो कुछ समझ में नहीं आया तो शुरू में तो कि आप लोगों ने इस मैटर को हाईलाइट किया और ये मैटर्स अपने एक डेस्टिनेशन तक पहुंच पाया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने भी इसको संज्ञान में लिया और माननीय मोदी जी और जयशंकर साहब, उन लोगों ने इस मैटर को आगे तक पहुंचा और उनका सबका जो जितनी भी अथॉरिटी इन्वॉल्व थी, इंक्लूडिंग मीडिया, उन्हीं की वजह से हम लोग आज आपके सामने खड़े हैं सेफली। रही बात वहाँ पे रहने की, जो 80 दिन थे वो एक पेनफुल, जिसको कहते हैं कि हमें यही नहीं पता था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और जब वो डिटेंशन ख़त्म भी हुआ तो वैसे टाइम पे हुआ कि हमें टाइम मिला ही नहीं निकलने का। उसके बाद वार स्टार्ट हो गया। जैसे आपको पता, शाम तक हम लोग को रिलीज ऑर्डर आता है। नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं कि शिप को कैसे लेके जाना है, बिकॉज शिप के जो इक्विपमेंट थे वो सारे ख़राब कर दिए गए थे। हमारे पास जीपीएस नहीं था, चार्ट नहीं था, रेडार काम नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो शिप को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। बिना उनके अगर चला भी लो तो वो भी क्राइम है। बात वही है कि बिना ब्रेक के गाड़ी या फिर बिना हेडलाइट ऑन किए आप रात को गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हुई। फिर वार स्टार्ट हो गया। वार में तो कुछ समझ में ही नहीं आया तो शुरू में तो कि ये क्या हो रहा है। फिर अटैक होते गए, कुछ देर के बाद समझ में आया भाई ऊपर से कुछ गिर रहा है। वीएचएफ पे जो चल रहा है, वीएचएफ जानते हो, यहाँ पर देखिए। तो आवाज़ सुनी कि यूएस ने अटैक कर दिया है, कोई बोल रहा है इजराइल ने अटैक कर दिया। तब समझ में आया तो एक मतलब अटैक हुआ है इस कंट्री पे। अब वहाँ से निकलें कैसे, वहाँ से निकलें कैसे, तो यही समझ में नहीं आता। तो उसके बाद में किसको कांटेक्ट करें। फाइनली मैंने एम्बेसडर साहब को, इंडियन एम्बेसी इन तेहरान, उनको कांटेक्ट किया। हमने पूछा कि सर हम लोग 5 लोग हैं, हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारे शिप में बहुत सारी प्रॉब्लम है। हमारे अगर यहाँ पे आग भी लग जाए तो आग बुझाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो टोटली अनडिफेंडेबल है। क्या हमें कोई सेफ हाउस मिल सकता है। उन्होंने बोला देयर इज़ नो सेफ हाउस अवेलेबल। हाँ, इतना कर सकते हैं कि आपको वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सकता है। मैं बोला सर तो वही कर दीजिए आप। इनफैक्ट पहले तो समझ में भी नहीं आया कि हम लैंड पे सेफ हों, बिकॉज हम देख रहे हैं लैंड पे भी गिर रही हैं मिसाइलें। तो वी टुक लिटिल टाइम फॉर दिस कि यहाँ सेफ है कि वहाँ सेफ है। लेकिन जब सेकंड डे उन लोगों ने इतना अटैक कर दिया कि जैसे वो पर्ल हार्बर मूवी है, बिल्कुल वैसा, ये शिप पे भी गिर रहा है, ये शिप पे भी गिर रहा है, लग रहा है कि अभी हमारा नंबर भी आ जाएगा। तो तब डरने लगेगा कि सर अब तो निकालो यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि वी हैव टू डू सम फॉर्मेलिटीज़ विद द इरानियन अथॉरिटीज़, और हम देखते हैं। फिर उनको बोट भी नहीं मिल रही थी इनफैक्ट। देन वन बोट गाय केम, उसको असिस्ट किया गया हमसे। उस बोट वाले ने भी, इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा, इंसानियत के बहाने उसने ही डिड नॉट चार्ज एनीथिंग। उसने बोला आप लोगों की मैं जान बचा रहा हूँ, उसके लिए मैं पैसा नहीं लूँगा। कोई भला आदमी था। उसने हमें वहाँ पे गए, फिर हम लोगों ने सब डॉक्यूमेंट दिखाया, हम लोग को होटल में डाल दिया गया। फिर वहाँ पे होटल में भी चालू हो गया वही चीज़। एक साइड नेवी बेस है, दूसरी साइड एयरफोर्स का स्टेशन है, तो वहाँ पे भी कंटिन्यू बॉम्बिंग हो रही है और बिल्डिंग पूरी हिल जाती है। ये आपने यहाँ पे देखा होगा, पटाखा जो फटता है वो कुछ भी साउंड नहीं है, इट्स नथिंग। जो मिसाइल की जो साउंड है ना, इट इज़ टोटली डिफरेंट। सब कुछ आपकी खिड़की पे भी शॉकिंग वेव्स आती हैं, तो वो सब झेला है। ये एंड में यही समझ में आता था कि भाई वो तो जो केस चल ही रहा था उससे तो निपट लेते, एटलीस्ट उसमें मरने वाला तो कोई चांस था नहीं। लेकिन यहाँ पे कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे चांस मिलना नहीं है। अच्छा, फिर किस तरह आप सड़क के रास्ते, जैसा कि आप जिक्र किया आपने, कैसे सड़क का वो रास्ता पूरा हो पाया, क्या फेसेस आए उसमें एक्चुअली हमारे पास कोई पैसा नहीं था ट्रैवल को करने के लिए, और वो कहते हैं ना कि जब मजबूरी होती है तो सब लोग फ़ायदा उठाने आ जाते हैं। हमें कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। एक आदमी मिला जो भी हमें, उन्होंने टोटल जो चार्जेस बताए दैट वाज अराउंड $3,000, और हमारे पास पैसे नहीं थे, बिकॉज जैसा मैंने वो पहले ही बताया कि हमारे सारे जो
पर्सनल इफेक्ट भी थे, उसमें पर्स भी आ गए, डॉक्यूमेंट भी आ गए, सब वो लोग लेके चले गए थे, कभी उन्होंने रिटर्न किया ही नहीं, लैपटॉप, फोन्स, कुछ नहीं था। अब ये पैसा अरेंज कहाँ से करें? तो वन ऑफ द बांग्लादेशी गाइज वहीं पे था, जो हमारे चीफ इंजीनियर थे, उनके कोई जानने वाले थे, कुछ पैसे उन्होंने दिए, कुछ पैसे एम्बेसी के थ्रू हम लोगों ने मंगवाए। एम्बेसी को फ़ोन किया कि हमारे फैमिलीज़ ने यहाँ से डाले, और फिर वो पैसा वहाँ पे पहुँचा, तब उसका अरेंजमेंट हो पाया। उन्होंने फिर एक टैक्सी भेजी, हमने वो पेमेंट उनको किया, उन्होंने फिर वो दैट ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर तो हम लोगों ने वन गो में क्लियर किया। 2 ड्राइवर थे और रात दिन हम चले। हाँ, बस ये किस्मत अच्छी रही कि जो बीच में एक जगह आई थी, तबीज या कुछ नाम था उस जगह का, जहाँ पे हमें बॉम्बिंग होते हुए मिली, और थैंक गॉड हमारे ऊपर कुछ वहाँ पे गिरा नहीं। बट एक ही चीज़ था सबसे, कि ये चीज़ हम डेली झेल रहे थे, तो ड्राइवर को हमने बोला था आँख बंद करो, बस चलते रहो, अगर हमारा लक हुआ तो हमारे ऊपर नहीं गिरेगी। और फिर वहाँ से 2 दिन के बाद हमारा फिर वहाँ जाके जोल्फा में रोक दिया जाता है, बिकॉज हमारा क्लियरेंस नहीं था आर्मेनिया के लिए। आर्मेनिया के लिए फिर क्लियरेंस आता है 2 दिन के बाद, फिर वहाँ से चलते हैं हम लोग बॉर्डर के लिए, फिर बॉर्डर हम क्रॉस करते हैं पैदल, इधर से चलना था उधर चलना था, और वो रात को 11 बजे हम लोग क्रॉस करके उधर चले जाते हैं। फिर वहाँ पे एक मिनी बस मिलती है, वो हमें येरेवान लेके जाते हैं, जो वहाँ की कैपिटल है। फिर वहाँ पे एक दिन रुकते हैं, फिर नेसेसरी अरेंजमेंट जो डीजी शिपिंग और इन सब लोगों ने हमारे फ़्लाइट का कराया, बिकॉज उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा था। इनफैक्ट ऐसे भी दिन आए कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया, क्योंकि खाना खा लेंगे तो पैसे नहीं बचेंगे टैक्सी के। तो सीन ये भी हुआ, ये कपड़े वगैरह जो थे वो सब चोरी हो गए थे, तो वो भी एम्बेसी ने दिए हमें। तो इट वाज अ टोटली पेनफुल एक्सपीरियंस जो भी हुआ है। ओके, फाइनली क्या भारत सरकार की तरफ से किस तरह का सहयोग जो उम्मीद की थी उस तरह की मिली है, या आप क्या कुछ कहना चाहोगे, आप सरकार से क्या मांग रखना चाहोगे? सहयोग का यस, मैं बिल्कुल थैंक यू करना चाहूँगा। गवर्नमेंट से ने पूरे, जब बात उन तक पहुँची, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। इनफैक्ट वो तो ईरान का ही सिस्टम है कि थोड़ा स्लो रहता है, बट यस, एक मेरी अपील है गवर्नमेंट से, सो दैट वी कैन हेल्प द अदर सी फेयर्स, कि जो भी इस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जो क्रू को अबेंडन कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं खाली, कि भाई उनका खाना पानी या कुछ भी नहीं देख रहे, जब हम फंस गए तो ऐसे, तो एटलीस्ट दे शुड कम्युनिकेट। और कुछ गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि एटलीस्ट इन जो इस टाइप के ऑपरेटर हैं उनको हाईलाइट करके, हमारी जो यहाँ से आरपीएसएल कंपनीज हैं उनको गाइडलाइंस इशू करे कि हमारा कोई भी इंडियन सी फेयर्स उनके लिए काम ना करे, उनके लिए इनफैक्ट बैन कर दे, या हाईलाइट कर दे उनको, या फिर ब्लैक लिस्ट कर दे, जो भी वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ प्रोसीजर बनाए जिससे आगे जो हमारे जो सी फेयर्स हैं उनको कोई